करते हम लोग पॉलिटी का। ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है क्लास 9th का, जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारी बातों को कवर किए थे जो बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अब हम लोग पार्ट 2 को कवर करते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको जो भी बाकी रह गया है वो नहीं छूटेगा। शुरू करते हैं हम लोग राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति क्या होते हैं? तो कार्यकारी जो होता है, कार्यपालिका, उसके प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, परंतु सारा कार्य प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाहों से करते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, जबकि सारा का सारा काम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाहों पर करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसके लिए एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। निर्वाचन एक संक्रमणीय मतावधि अनुपातिक के आधार पे होता है। इनका निर्वाचन किस आधार पे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा इनका निर्वाचन होता है, याद रखेंगे। दूसरा बात कि भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने, लोकसभा के भंग करने के अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। क्या क्या अधिकार है? तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति भी करते हैं। राष्ट्रपति ही वित्त आयोग की नियुक्ति भी करते हैं और धन विधेयक की मंजूरी भी देते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। इस राष्ट्रपति के बारे में जाने के लगभग बात जो हमारे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो 52 से लेकर और राष्ट्रपति के बारे में 61 तक। राष्ट्रपति में क्या है कि 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में जिक्र है। जो भाग कौन है? तो भाग 5वें भाग में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। और क्या है कि संसद जो है, हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। निचले सदन को लोकसभा, ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। उसी प्रकार से जो लोकसभा है उसको क्या है कि हमारे यहाँ प्रतिनिधियों के सभा कहते हैं। लोकसभा मतलब प्रतिनिधियों के, जनता के प्रतिनिधियों के सभा कहते हैं। ये तो याद रहेगा। अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं और इंग्लैंड के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। जापान के संसद को डायट कहते हैं और रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकता है, जैसे राज्यपाल के बारे में जान जाइए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 5 वर्ष के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल का काम है कि मुख्यमंत्री का शपथ दिलाना। राज्यपाल को विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। क्या है कि जितने विधान परिषद के जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ पे 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार क्या है? किसको है? तो राज्यपाल को दिया गया है। वित्त विधेयक राज्यपाल के पूर्वानुमति पर ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये भी बात आप राज्यपाल के बारे में याद कर लीजिए। और राज्यपाल में क्या, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश राज्यपाल ही करते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना है कि नहीं करना है, इसकी रिपोर्ट कौन देते हैं? राष्ट्रपति को, तो राज्यपाल देते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में देखिए कि मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। राज्य के प्रशासन के लिए नीति निर्धारण करते हैं कौन? तो मुख्यमंत्री। राज्यों को कौन चलाते हैं? मुख्यमंत्री। और मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। और क्या करते हैं? तो बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करवाते हैं मुख्यमंत्री। उन्हीं के
देख रेख में कौन काम करते हैं, तो बाकी मंत्री काम करते हैं मुख्यमंत्री के देख रेख में। विधानमंडल देखिए, विधानमंडल दो विधानमंडल होते हैं। एक तो हो गया विधानमंडल में क्या है कि एक हो गया आपका निम्न सदन और दूसरा है उच्च सदन। तो एक को कहते हैं विधान परिषद, एक को कहते हैं विधानसभा। विधानमंडल के दो प्रकार, एक है विधानमंडल के दो प्रकार, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा तो हर एक राज्यों में होगा। विधान परिषद में क्या होगा कि विधान परिषद रखना है कि नहीं रखना है, इसका निर्णय कौन करता है, तो राज्य करता है। तो उसमें क्या है कि किन किन राज्यों में विधानमंडल के दो सदन है, तो वो 6 राज्य हैं, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। जब तक वहाँ पे राज था, राज्य का स्टेटस प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, तो वहाँ पे विधानमंडल के दो सदन थे, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। और यहाँ पे एक और बात हम याद कर लेंगे कि जो विधानसभा होता है तो उसकी अधिकतम संख्या, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 500, और न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो 50। क्या यहाँ हम लोग देखें, सबसे पहले तो हम लोग राष्ट्रपति को कवर किए, राष्ट्रपति के बारे में कुछ बेसिक बातों को समझे, फिर हम लोग राज्यपाल के बारे में हम लोग कवर किए, उसको समझे, फिर उसके बाद से हम लोग मुख्यमंत्री को समझे इसमें, और उसके बाद हमने क्या देख लिए, विधानमंडल देख लिए, विधानमंडल। और विधानमंडल के दो सदन होते हैं, कौन कौन, जैसे संसद के दो सदन, उसी तरीके से विधानमंडल के दो सदन होते हैं। एक को कहते हैं विधानसभा, और दूसरे को कहते हैं विधान परिषद। याद कर लिए आप लोग, समझ गए। विधान परिषद मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, वो राज्य के विधानसभा पर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ विधान परिषद को रखेगा या नहीं रखेगा। अगर राज्यों को लगता है कि अगर नहीं बनाना है तो वो नहीं रख सकता है। कभी कभी देखा गया है कि कभी कभी किसी राज्यों में विधान परिषद था, बनाया गया, फिर बाद में भंग कर दिया गया। आगे हम देखते हैं कि बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वह है 243। याद कर लीजिए, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 243 है। जबकि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है। क्या है, 75 है। वही बात हम कर रहे थे कि विधानसभा के अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो 500, और न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है, तो 60 हो सकता है। उसी प्रकार विधान परिषद किसी भी राज्यों में है तो उसकी अधिकतम संख्या क्या होगा कि विधानसभा का 1/3, विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 अधिकतम संख्या होगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि 243 बिहार का विधानसभा है, तो उसका 1/3 से ज़्यादा आप विधान परिषद में मेंबर नहीं रख सकते हैं। जैसे क्या हुआ, 243 का लगभग 1/3 कितना, 80 के लगभग में हुआ, तो 80 से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, विधान परिषद में नहीं रख सकते हैं। बिहार के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 75 है। ये समझ गए, याद कर लिए। और न्यूनतम संख्या कितनी होती है कहाँ पे, तो विधान परिषद में, उसमें न्यूनतम संख्या 40 होती है। कितनी होती है, 40 होती है। इसको आप याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सर्वोच्च न्यायालय भारत में क्या है, तो सबसे बड़ा न्यायालय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कहाँ पे, तो नई दिल्ली। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित विस्तार पूर्वक आपको जानना है तो हमारे स्पेशल सेगमेंट इसी चैनल पे डाले गए हैं। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, स्पेशल सेगमेंट के बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको सर्वोच्च न्यायालय का वीडियो मिलेगा। आप वहाँ पे जाके पूरी बात शानदार तरीके से आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। सभी बातों को कवर किया गया डीप में जाके। अब हम लेते हैं मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पे मिलता है? तो फ्रांसीसी क्रांति में मिलता है। कब मिलता है? फ्रांसीसी क्रांति में, जो कब हुआ था? 1789। इसके पिछले वाला पार्ट 1 में इसका जिक्र किया गया है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो मौलिक अधिकार का प्रेरणा स्रोत क्या है? तो फ्रांसीसी क्रांति है। सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकार के लिए आवाज किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। ये भी याद कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में कितने थे? तो 6 थे। कितने हैं? मूल संविधान में 6 थे। बाद में मूल जब संविधान लागू हुआ तो उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। बाद में एक मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसलिए वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। और आर्टिकल अनुच्छेद मौलिक अधिकार 12 से लेकर कहाँ तक? तो 35 तक। कहाँ तक? 35 तक है। कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक है मूल अधिकार। और क्या देख रहे हैं हम लोग? मूल अधिकार में जो 6 है वो कौन कौन है? तो समता का अधिकार, जिसका 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल अनुच्छेद है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कब, कहाँ से कहाँ तक? तो पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक है। और क्या है? तो पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, 29 से लेकर 30 तक। और लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो आर्टिकल 31 से लेकर कहाँ तक है? तो आपका 35 तक है। याद कर लीजिए कि ये 6 है भारत के मौलिक अधिकार। क्लियर हुआ? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86 संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसके तहत इसको अनिवार्य किया गया। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनिवार्य किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्लियर है? शिक्षा का अधिकार याद रखेंगे। 2002 86वां संविधान संशोधन 86वां। रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। रीट अगर आपको मूल अधिकार के हनन का मामला आता है, आपके मूल अधिकार को छीना जाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसके लिए रीट जारी किया जाता है न्यायालयों द्वारा। तो वो जो न्यायालय द्वारा जो रीट जारी किया जाता है, तो रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये 5 क्या है? तो रीट है जो हमें याद करने चाहिए। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये तो होगा। और क्या हम लोग देखेंगे कि सूचना का अधिकार कब आया? तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार आया। ये भी महत्वपूर्ण बात है, इसको याद कर लीजिएगा। सूचना के अधिकार आपको पाना है कोई भी सूचना, तो उसके लिए आवेदन शुल्क मात्र 10 रुपया लगता है। कितना लगता है? 10 रुपया लगता है। जबकि बीपीएल अगर आप हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आप आते हैं, तो उसके लिए शुल्क क्या है? निःशुल्क है। 10 रुपया भी नहीं लगेगा। 0 रुपये में आप सूचना कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? आगे हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में हुई, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई। दोनों लगातार है, याद रखिएगा। पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई 31 जनवरी 1992 को। फिर जाकर अगले साल क्या होता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। रैंकिंग का मतलब आप सुनते होंगे कॉलेज में, स्कूल में रैंकिंग होता है। रैंकिंग का मतलब होता है कष्ट देना, ऐसे टेक्निकल टर्मों में। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, अगर मान लेते हैं किसी को सक्षम नहीं है कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, न्यायालय में जाने के लिए, तो उसको निःशुल्क विधि सहायता किया जाता है। उसके लिए सरकारी वकील को मुहैया कराया जाता है। वो किस आर्टिकल के थ्रू? तो वह है आर्टिकल 39। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 39 में क्या है कि अगर आप असमर्थ हैं तो आपको कानूनी सहायता की जाएगी, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की जाएगी। महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्त करने के लिए, जो महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्त करने के लिए किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 आर्टिकल को शॉर्टकट में ART लिख रहे हैं। आर्टिकल 42 अनुच्छेद हिंदी में कहते हैं। आर्टिकल 42 में कहा गया है कि महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। प्रसूति का मतलब होता है कि जब महिलाएं शिशु को जन्म देती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, उसे ही प्रसूति कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण बात है जो इस वीडियो में कवर करना बाकी रह गया। और क्या देखते हैं कि मौलिक अधिकार तो हम देख लिए कि अमेरिका से लिया गया, उसके बाद पूरा कवर कर चुके हम लोग। अब है मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया है। और यह आर्टिकल 51 के क में है। 51 के क में है। कौन? मौलिक कर्तव्य। और भाग कितने में है? तो चौथे भाग में है। याद रखिएगा, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय इसकी संख्या कितने थे कर्तव्य के? तो इसकी संख्या 10 था। कितना था? 10 था। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन। यहाँ पे लिख भी देते हैं मौलिक कर्तव्य। देखिए, और ये मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। भाग कितने में है? चौथे में है। आर्टिकल कितने में है? तो 52 के क में है। और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है? तो 1976 में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। जब जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया है 1978 में 44वां संविधान संशोधन। ये है आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और 11वां मौलिक कर्तव्य को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। याद रखिएगा, इतना बात आप याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य से भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए कानून कब बना? तो यह कानून बनता है 1994 में। कब बनता है? 1994 में। भ्रूण हत्या देखिए, महिला आयोग 1992 में, मानवाधिकार आयोग 1993 में और भ्रूण हत्या पे 1994 में। 92, 93, 94 याद रखिएगा। और क्या है कि अगर भ्रूण हत्या में पहली बार अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है कि 3 वर्ष का जेल और 50,000 का जुर्माना। एक बार गलती करने के बाद दोबारा गलती को दोहराता है तो उसके लिए 5 साल का जेल है, कारावास है और 1 लाख रुपया तक का जुर्माना होगा। दूसरा बात, अगला बात हम याद रखते हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 2005 में आया। कब आया? 2005 में। 2005 में क्या आता है? घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा अधिनियम संरक्षण आया 2005 में। याद करिए। आगे बढ़ते हम लोग। इसमें क्या है? बाल मजदूरी अधिनियम। बाल मजदूरी अधिनियम कब आया? 1986 में आया। इसको भी याद करिए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार एक आयोग का गठन किया गया जिसका काम था कि बच्चों को, बालकों को संरक्षण प्रदान करना, उनके लिए लड़ना। 2007 में। कब आया? बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में आया। बाल विवाह अधिनियम
कब बना, तो फिर 2006 में। बाल विवाह अधिनियम कब आया, 2006 में आया, जो 2007 में लागू हुआ। इसके दोषी को, जो बाल विवाह जो उम्र फिक्स किया गया है, लड़कियों के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है इस अधिनियम में। अब दोनों की उम्र 21 प्लस होना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति अगर दोषी पाते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं, तो उनको 2 साल तक का जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग क्या देखे कि ये पूरा का पूरा बात कंप्लीट हुआ। और इसमें एक बात और थोड़ा सा 2 मिनट का बात रह गया है, उसको पूरा करते हैं हम लोग और वीडियो कंप्लीट करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। कब अपनाया गया? यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया। 3 रंग की पट्टियाँ इसमें लगी होती हैं, बीच में एक चक्र लगा होता है, जिसमें चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं, तो 24 तिलियाँ होती हैं। 3 पट्टी में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में श्वेत रंग, सबसे नीचे हरा रंग होता है। केसरिया रंग त्याग और शक्ति का प्रतीक है। श्वेत रंग, श्वेत मतलब उजला जो कलर होता है, वह शांति का प्रतीक होता है। और हरा जो है प्रगति और समृद्धि का प्रतीक होता है। जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 होता है। 3:2 होता है। इतना आपको याद करना है। लास्ट प्रश्न कंप्लीट कीजिए, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र ने कब मान्यता दी? मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र ने कब मान्यता दी? तो 10 दिसंबर। क्या है भाई? 10 दिसंबर। यहाँ पे सबसे नीचे ध्यान दीजिए, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया? मान्यता दिया। इसी के साथ एक डेट याद कर लीजिए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसी के साथ ये पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो कंप्लीट हुआ, क्लास 9th का। यहाँ से आप कोई भी प्रश्न अब बन सकता है। अब यहाँ जो ये पूरा पोर्शन कंप्लीट किया गया है, जो 2 पार्टों में इसको कंप्लीट किया गया है, आप इसका इस्तेमाल एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं।